नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 विलयन। और विलयन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है हिमांक में अवनमन, जिसे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स यहाँ पर जब हम विलायक से विलयन बनाते हैं तो हिमांक में जो कमी होती है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम देखें कि हिमांक में अवनमन में जो हिमांक है वह क्या है ना। तो हिमांक सबसे आप सभी परिचित हैं कि हिमांक क्या है। हिमांक क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक, हिम मीन्स बर्फ, और बर्फ मीन्स हम नॉर्मली सब जानते हैं बर्फ मीन्स की जैसे कि पानी है, पानी क्या होती है एक निश्चित टेम्परेचर पे बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। मीन्स जो पानी होता है जो द्रव अवस्था में होता है वो द्रव से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो हिमांक वह बिंदु है जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई विलयन है या कोई पदार्थ है वो द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में जिस ताप में परिवर्तित होता है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, जिस ताप में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है। तो जो हिमांक है वास्तव में इस हिमांक की अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें, नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि वह जिसमें वह ताप जिसमें कि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है ना। तो हिमांक वास्तव में एक ताप की रेंज है। फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हिमांक वह ताप है, वह टेम्परेचर है जिसमें किसी पदार्थ या विलयन या विलायक के द्रव व ठोस अवस्था, इन दोनों के जो वाष्प दाब हैं वो एक समान होते हैं, वाष्प दाब एक समान होते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है क्योंकि इसी से हमारा आगे डेरिवेशन बनने वाला है कि हिमांक वह बिंदु है या वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ के द्रव अवस्था व ठोस अवस्था, इन दोनों के वाष्प दाब एक समान होते हैं, उसे हम कहते हैं हिमांक। ठीक है। तो आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे कि हिमांक वह बिंदु या वह ताप है जिसमें पदार्थ की द्रव अवस्था व ठोस अवस्था के वाष्प दाब एक समान होते हैं, इसे हम कहते हैं हिमांक। फिर हमारे पास है हिमांक में अवनमन। तो आप नोट करेंगे हिमांक में अवनमन की परिभाषा। हिमांक में अवनमन, क्योंकि ये क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आए क्लास में कि हिमांक में अवनमन क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अवनमन का अर्थ होता है कमी, है ना। तो यहाँ पर जब हम विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कहा जाता है, जब आप नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो जो प्राप्त विलयन है इस विलयन का हिमांक कम हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है, इसे कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन या कमी। ठीक है। तो जब विलायक से हम विलयन बनाते हैं, मतलब विलायक में हम विलेय पदार्थ घोलते हैं, तो जो प्राप्त विलयन है उसका हिमांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है, इसे कहा जाता है हिमांक में अवनमन। अब ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ के आए हैं, हमारे पास क्या है, वाष्प दाब। हमारे पास है कि जो हिमांक है वास्तव में क्या है, वाष्प दाब जिसमें द्रव व ठोस अवस्था के वाष्प दाब एक समान होते हैं, है ना। तो हम ऐसा देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कमी क्यों होती है। ठीक है। तो आपने ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लिए, फर्स्ट हिमांक की डेफिनेशन और दूसरी हमारे पास है हिमांक में अवनमन। ठीक है। अब हम देखेंगे हिमांक में अवनमन क्यों होता है और इसका क्या व्यंजक है। तो ये जो हिमांक में अवनमन है इसका कारण हम समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। हिमांक में अवनमन का गणितीय व्यंजक, आप लिख सकते हैं का गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाए हैं यहाँ पर, आप इस ग्राफ को समझें, इसी से हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। तो हमने किसके बीच में ग्राफ बनाया, आप देखेंगे ये मैंने लिखा है वाष्प दाब,
ये है वाष्प दाब और यहाँ पर क्या है तापमान। वाष्प दाब और तापमान के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने A, D, B, C और इसे हम मान लेते हैं E। तो इस ग्राफ के बारे में अगर आप समझें तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये जो विलायक लिखा है, यहाँ पर लिखा है बिंदु B और C, ये क्या है विलायक, विलायक के लिए है। फिर बिंदु D, E ये किसके लिए है, विलयन के लिए, विलयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाष्प दाब है, यहाँ पर ये जो B और C विलायक का वाष्प दाब, विलायक के लिए विलायक का वाष्प दाब जो बिंदु P1 दर्शाता है, P1 ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर DE, DE किसके लिए है, विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है जिसको हम बिंदु P2 से दर्शाएं यहाँ पर। तो ये जो दो ग्राफ बने इसमें बिंदु BC और DE क्रमशः विलायक और विलयन के वाष्प दाब हैं। हमने वाष्प दाब और तापमान के बीच में ग्राफ खींचा है ना। फिर यहाँ पर ये देखेंगे आप बिंदु A से B है ना, अगर हम यहाँ पर देखें बिंदु A से B, ये क्या है ठोस अवस्था के लिए वाष्प दाब, ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ठोस लिखा मतलब ठोस अवस्था में वाष्प दाब। तो जब हमने क्या कहा कि हिमांक की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि हिमांक वह बिंदु है जब किसी पदार्थ की द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था के जो वाष्प दाब है वो एक समान होते हैं। तो यहाँ पर ये जो A से B तक है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब है, किसके, विलायक और विलयन दोनों के लिए। तो जब हम विलायक है, ये जो विलायक है, विलायक का जो ग्राफ है हम देखते हैं C से B की ओर जाता है। तो यहाँ पर ये जो ठोस अवस्था AB जो है विलायक के ठोस अवस्था के लिए क्या है, वाष्प दाब है। तो यहाँ पर ठोस अवस्था से जब हम बिंदु B पर जाते हैं, ये बिंदु B है, बिंदु B वह बिंदु है जहां पर ठोस अवस्था और ये कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के लिए जो वाष्प दाब है वो कैसा होता है, एक समान होता है। तो ये जो वाष्प दाब एक समान होता है इस बिंदु को कहते हैं B बिंदु पर। यहाँ पर बिंदु B पर आप लिखेंगे बिंदु B पर ठोस व द्रव अवस्था के वाष्प दाब कैसे हैं, एक समान है, वाष्प दाब एक समान है, एक समान है। तो इसके सापेक्ष जो टेम्परेचर है T2, देखो बिंदु B के सापेक्ष टेम्परेचर क्या दिख रहा है, T2। तो यहाँ पर T2 क्या हुआ, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक है ना, ये T2 क्या हो गया, विलायक का हिमांक। जबकि यहाँ पर आप देखोगे फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने लिखा है, ये जो A है ना, यहाँ से ये जो A है, तो A से ये जो D बिंदु है, D बिंदु पर ये जो विलयन है, विलयन की ये कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था, विलयन की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के वाष्प दाब कैसे हैं, एक समान है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु D है वो क्या है, जहां पर विलयन के लिए ठोस व द्रव अवस्था के वाष्प दाब कैसे है, एक समान है। यहाँ पर विलयन के लिए वाष्प दाब एक समान है। तो यहाँ इसके सापेक्ष जो टेम्परेचर है T1, तो T1 क्या हो गया, यहाँ पर विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, ठीक है। तो फिर से अगर इस ग्राफ के बारे में मैंने सारे बिंदु जो लिखे उसको हम समझेंगे कि ये जो ग्राफ है, आप लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि जो वाष्प दाब और तापमान के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर जो विलायक है, विलायक का वाष्प दाब BC है और विलयन का वाष्प दाब TE है। फिर यहाँ पर A से B बिंदु है वो ठोस अवस्था के लिए वाष्प दाब है। तो जब विलायक द्रव अवस्था में है और यहाँ पर जब विलायक का ये जो B बिंदु है वो ठोस व द्रव अवस्था में वाष्प दाब समान होते हैं। मतलब यहाँ पर हमने लिखा है कि A से B ठोस अवस्था में वाष्प दाब है, जहाँ पर बिंदु B वह बिंदु है जहाँ विलायक के लिए ठोस व द्रव अवस्था के वाष्प दाब एक समान होते हैं और इसके सापेक्ष जो टेम्परेचर T2 है वह हो जाता है विलायक का हिमांक। फिर इसी प्रकार से जो बिंदु D है, बिंदु D पर विलयन की द्रव अवस्था व ठोस अवस्था के वाष्प दाब एक समान हो जाते हैं, जिसके सापेक्ष जो
टेम्परेचर है T1, वो क्या हो जाता है विलयन का हिमांक। तो यहाँ पर हम देखेंगे T2 का मान ज्यादा है और T1 का मान कम है। T2 का मान ज्यादा है मतलब कि विलायक का जो हिमांक है वो ज्यादा है और विलयन का हिमांक कैसा है, कम है। तो यही क्या होता है यहाँ पर इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है हिमांक में अवनमन। कि ग्राफ से स्पष्ट है कि T2 का मान T1 से ज्यादा है, मतलब कि विलायक के लिए जो हिमांक है उसका मान ज्यादा है और विलयन के लिए जो हिमांक है उसका मान कैसा है, कम है। तो इन दोनों के अंतर को T2 माइनस T1, इन दोनों के अंतर को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन T2 माइनस T1 के बराबर होता है और इसे हम दर्शाते हैं डेल्टा TF से। डेल्टा TF इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पर डेल्टा TF है विलायक व विलयन के हिमांक में अंतर। जहां पर हमने कहा विलायक का हिमांक ज्यादा होता है और विलयन का हिमांक कम होता है और इन दोनों में जो कमी होती है, इन दोनों में जो अंतर होता है वो हिमांक में अवनमन के बराबर होता है, जिसे हम डेल्टा TF से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमको हिमांक में अवनमन का क्या मिल जाता है, ग्राफ की सहायता से गणितीय व्यंजन। ठीक है, आप इसे नोट करें। फिर इसके बाद इसी से संबंधित हमारे पास जो क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे हिमांक में अवनमन की सहायता से, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात करना। विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात करना, द्रव्यमान ज्ञात करना, आणविक भार ज्ञात करना, ये हो जाएगा इसी से संबंधित तीसरा पॉइंट, है ना। तो आपने नोट कर लिए, ग्राफ जरूर बनाएं, बिना ग्राफ के आप इसको समझा नहीं सकते, है ना। तो अब हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखो हमारा जो फुल क्वेश्चन है वो क्या बनता है। हमारे पास क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसकी सहायता से विलेय का अणु द्रव्यमान या अणु भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये जो द्रव्यमान है इसको आप भार लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। अणु भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं समझाइए। तो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हिमांक में अवनमन है उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, डेल्टा TF, और डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 माइनस T1। इतना हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जाता है कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है, कि प्रयोग के माध्यम से ज्ञात होता है कि ये जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता, मोललता हम पढ़ के आए हैं। मोललता क्या है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो ये जो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के। मीन्स डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, मोललता, और इसी के लिए हम लिखते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। अब यहाँ पर ये जो KF है, KF ये क्या हो गया, एक स्थिरांक हो गया। KF एक स्थिरांक है जिसे हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल गया, एक नया शब्द आ गया आपके पास, क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो ये जो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M और डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, तो ये हो जाता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो इसकी जो परिभाषा है, M क्या है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो जब हम इसकी परिभाषा नोट करते हैं तो क्या नोट करेंगे, आप लिखें परिभाषा करके, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक में वह अमन है, वह अवनमन है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हिमांक में वह अवनमन है जब एक मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला होता है। एक मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला होता है, तो उस समय होने वाले हिमांक में अवनमन को हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो M है, वास्तव में M क्या है, मोललता है, और M इज इक्वल टू 1 मोल
मीन्स 1 मोल मीन्स m का मान 1 हो। 1 मीन्स हो गया यहाँ पर क्या कि जो विलयन की मोललता है वो 1 है। विलयन की मोललता 1 होगी ना, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मीन्स अब हमारे पास दूसरी परिभाषा भी मिल जाती है क्या कि जब 1 मोल विलयन के लिए, इसे भी आप नोट कर लें, 1 मोल विलयन के लिए हिमांक में अवनमन को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, है ना। हमने m का मान 1 रख दिया ना, m इज इक्वल टू 1 हो गया। मीन्स 1 मोल विलयन के लिए हिमांक में अवनमन को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो क्योंकि इसकी अलग से परिभाषा पूछी जाती है तो आप दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, विलेय का अणु द्रव्यमान। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, हम इस साइड पे लिख रहे हैं इसे, ठीक है। अब हमको जब ज्ञात करना है तो इसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर जो m है वो क्या है, मोललता, और मोललता का मान हम पढ़ के आए हैं WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये क्या है, m का मान। इस m के मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं, तो ये हो जाता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक है। ये हमने मान रख दिया और अब हमको ज्ञात करना है अणुभार। अणुभार मतलब क्या ज्ञात करना है, MB। विलेय का अणुभार MB है, तो ये जो MB को हम यहाँ पर ले आए बराबर के, तो MB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डेल्टा TF नीचे आ जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या है, MB यहाँ पर गया तो डेल्टा TF यहाँ पर आ गया इंटू WA। तो ये जो हमको फॉर्मूला मिल गया वो फॉर्मूला किसका हो गया, विलेय के अणुभार ज्ञात करने का। तो इस समीकरण की सहायता से हम विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, किसकी मदद से, क्या क्या पता होना चाहिए हमको, KF। तो KF क्या है, मोलल हिमांक, हमने लिखा मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक KF। फिर WB क्या है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। फिर इसके बाद WA क्या है, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। फिर आपके पास जो डेल्टा TF है हम पढ़ के आ रहे हैं, ये क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और KF क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। स्थिरांक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको ये वैल्यू पता हो, इस वैल्यू की सहायता से हम MB का मान ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से वीडियो को देखें और हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल ध्यान रखें। क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसकी सहायता से विलेय का अणुभार या अणु द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले हिमांक किसे कहते हैं ये भी बताना है, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं ये बताना है। ग्राफ की सहायता से आप ये बताओगे कि डेल्टा TF इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, और फिर आगे डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M मीन्स मोललता, और इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय का अणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर KF की परिभाषा पूछी जाती है अलग से, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो जब M का मान 1 आ जाता है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मीन्स 1 मोल विलयन के लिए विलेय का 1 मोल विलयन के लिए हिमांक में अवनमन किसके बराबर होता है, KF के बराबर होता है, मतलब उसे हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें और फिर कॉपी में नोट करें और तैयार करें। थैंक यू।